यदि आपका भी सीयूटी फिजिक्स का एग्जाम अभी भी बाकी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैंने लेटेस्ट 2026 के फिजिक्स के क्वेश्चन और लास्ट 4 ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन का मिक्स कंपाइलेशन लेकर आया हूं। देखिए ये क्वेश्चन 22 मई सेकंड शिफ्ट को पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित इस पीवाईक्यू पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो आपके भाई की इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे ही इस चैनल पर 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है, वैसे ही आपको ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके और कहते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, आप पूरी मेहनत के साथ हमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस और टॉप क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। तो हर एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में विद टॉप सॉल्यूशन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को और प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना है, उनके हर एक टाइप को, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, हर टाइप को कवर किया गया है। तो इस पीडीएफ को तैयार करने के लिए जो मेहनत लगी है और जो मोटिवेशन मिला है, वो केवल और केवल आपके सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल है। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा सपोर्ट करते हो, तभी मैं इतनी मेहनत कर पाता हूं और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं 24 घंटे मेहनत कर सकता हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक लास्ट विद्यार्थी का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक मैं आपके साथ पूरा सपोर्ट करता रहूंगा। इसी प्रकार आपको भी अपने भाई का पूरा सपोर्ट करना है। एक एक सब्सक्राइब करोगे ना, फिर भी हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे और मेरे को विश्वास है कि आप जल्द ही 1 के सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करवा दोगे। यदि आपने सोच लिया तो आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। देखिए बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को फोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज का पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंसों, उत्तल लेंस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस, तथा 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंसों यानी कॉनकेव लेंस को सह-अक्षीय रूप से संपर्क में रखा जाता है। इस संयोजन से निर्मित लेंस की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संयोजन की कुल क्षमता ज्ञात करनी हो, लेंसों को संयोजित किया जाता है और संयोजन की कुल क्षमता ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। इस प्रकार डायरेक्ट जोड़ना होता है। P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इस प्रकार डेस। अब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f। ध्यान रखना, हमें ये फोकस दूरी दी है, डायरेक्ट क्षमता नहीं दी है, फोकस दूरी दे रखी है, इसीलिए हमें क्षमता निकालनी होगी। या फिर आप इस P के स्थान पर डायरेक्ट 1/f भी लिख सकते हो। ये 1/f किस में होता है? ध्यान देते रहना, ये होता है मीटर में। ये किस में होता है? मीटर में होता है। फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो फॉर्मूला किस प्रकार लगा दोगे? 100/f लगा दोगे डायरेक्ट। 100/f, f का मान अब आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो। 100/f क्यों लगाया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, इसीलिए हमने क्या किया, जैसे यहां से हर एक को पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलकर यहां पर लिखोगे, इससे बेटर है आप डायरेक्ट 100/f फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए, हमें कुल क्षमता निकालनी है, P का मान निकालना है। तो सबसे पहले P1 का मतलब है कि हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 100/f1। क्लियर है? अब f1 का मान कितना है? तो ध्यान से देखिए, फोकस दूरी के उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये जो 3 दे रखी है फोकस दूरी उत्तल लेंस वाली, वो तो आपको लेनी है पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही लेनी है। लेकिन जो अवतल लेंसों की फोकस दूरी दे रखी है, उन्हें नेगेटिव लेना है, तो -40 और -20 लेना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 100/f1 प्लस 100/f2 प्लस 100/f3, इस प्रकार हम फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए, वैल्यू समीकरण में रखते हैं। P बराबर 100/f1। f1 का मान कितना है? 10, ये लिख दिया 10, प्लस 100। अब 100 तो सब में ही आएगा, तो 100 क्या करो, आप कॉमन ले लीजिए। यहां पर लिख देता हूं, 100 को तो आपने क्या कर लिया, 100 को डायरेक्ट कॉमन ले लिया। अब देखिए 1/f1 का मान कितना है? तो f1 का मान है 10,
ये लिख दिया 10। क्लियर है? प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ध्यान रखना उत्तल वाली जो फोक्स दूरी है वो प्लस ही लेते हैं। प्लस अप 2 का मान 1/30 हो जाएगा, प्लस अब 3 का मान कितना हो जाएगा 1/60। लेकिन अब ध्यान रखना, अब आप जब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 लिखोगे ना, ये तो आपको P4 लिखोगे, P4 का मतलब 1/4। अब फोक्स दूरी है वो अवतल लेंस वाली है, अवतल लेंस की फोक्स दूरी किस में होती है, ऋणात्मक होती है, तो आपको लिखना है माइनस का 1/20। यहां पर भी माइनस का 40 लेना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/40। क्लियर है? जब इनको आप एलसीएम लेकर सोल्व करते हो, एलसीएम लेकर सोल्व करते हो तो आपको प्राप्त होता है 7.5 डायोप्टर। क्लियर है? तो जिस भी ऑप्शन में 7.5 डायोप्टर दे रखा होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बात फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर फोक्स दूरी के उत्तल लेंसों और 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोक्स दूरी के अवतल लेंसों को सहअक्षीय रूप से संपर्क में रखा जाता है और संयोजन की क्षमता आपसे पूछिए। अब संयोजन की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = P1 + P2 + P3 इस प्रकार। अब हमें डायरेक्ट P का मान तो दे नहीं रखा था, हमें तो फोक्स दूरी दे रखी थी, तो हमें पता है P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f। ये अब तो मीटर में होता है, जब सेंटीमीटर में दे रखी है फोक्स दूरी तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते हैं 100/f। अब देखिए हमने फॉर्मूला लगा दिया 100/f1 प्लस 100/f2, f3, f4 इस प्रकार, f5 5 दे रखी है तो f5 तक लगा देंगे। अब 100 तो सब में कॉमन था तो 100 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर बाहर। अब देखिए 1/f1 का मान 10 लिख दिया, f2 का मान 30 लिख दिया, f3 का मान 60 लिख दिया। उत्तल लेंस के लिए फोक्स दूरी पॉजिटिव होती है इसलिए प्लस का ही लिखा है। अब देखिए अवतल लेंस के लिए फोक्स दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए माइनस का 1/20 आ जाएगा, क्योंकि 20 के स्थान पर -20 रखोगे, यहाँ पर -40 रखोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब जब इनको सोल्व करते हो तो 7.5 डायोप्टर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। कैसा लगा मेरा सॉल्यूशन? ये रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व कर रखा है और PYQ क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसी टाइप्स के डाटा बदल बदल कर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसका टॉप सॉल्यूशन। यदि आपको पसंद आ रहा ना वीडियो तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपने पूरा सपोर्ट किया ना तो मैं कहता हूं कि पॉसिबल है 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाना। उत्तल लेंस की फोक्स दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोक्स दूरी ऋणात्मक होती है। लेंसों की फोक्स दूरियां इस प्रकार होती है, देखिए उत्तल के लिए प्लस लगा दिया सब जगह और अवतल के लिए माइनस लगा दिया है। अब ध्यान देना, अब लेंस की कुल क्षमता के लिए सूत्र P = P1 + P2 + P3, P बराबर 1/f मीटर में होता है, तो हम P1 के स्थान पर 1/f लिख सकते हैं, 1/f2, f3 इस प्रकार लिख सकते हैं। फोक्स दूरी हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी इसीलिए 100/f फॉर्मूला लगा दिया था। 100 कॉमन आ गया, बाकी सभी को ऐड करोगे तो 7.5 डायोप्टर आ जाएगा आपका लेंस की क्षमता। क्लियर है? कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? यदि टॉप क्वेश्चन लगे ना तो एक सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट जरूर करना, और आपके कारण ही सब कुछ पॉसिबल है। आप पूरा सपोर्ट कर रहे हो तब तक मैं भी आपको पूरे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन मिलान करने वाला क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में 4 कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। पूछा गया है सूची 1 को सूची B से मिलाना है, तो एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए एक समान आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार, देखिए एक समान आवेशित गोलीय कोश, इसका मतलब इसके आवेशित गोलीय कोश है, इसका मतलब इसके सतह पर ही आवेश है। भीतर आवेश ही नहीं है तो भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना इसलिए पूछा है एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, तो बाहर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। बाहर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है 4 नंबर में, सदिश रूप लिख रखा है इसलिए R के साथ में लगाया है। क्लियर है? अब देखिए B में पूछा गया एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र। अब आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है,
तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1 नंबर वाला। क्लियर है। अब ध्यान रखना, यहां पर एक पॉइंट और बता देता हूं मैं कि एक समान आवेशित गोलीय कोश है, उसके भीतर विद्युत विभव नॉट इक्वल 0 होता है। विद्युत विभव जितना सतह पर विभव होता है उतना ही अंदर विभव होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, सब कुछ कंसेप्ट में आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट बनते हैं सब कुछ समझाने वाला हूं। सी में है एक अनंत लंबे सीधे एक समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोड आर, सदिश रूप में एन के साथ में लगा देते हैं। फिर रहता है हमारा डी, एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट डेरिवेशन आती है, लेकिन आपको तो सीधा फॉर्मूला याद में रखना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। क्लियर है। तो ए का तो हो जाएगा फोर्थ और बी का फर्स्ट, सी का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा थर्ड। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको वही ऑप्शन लगाना है जिसमें ए का फोर्थ और बी का फर्स्ट दे रखा हो, इस प्रकार जो भी ए का फोर्थ दे रखा है। देखो एक ऑप्शन से भी आप क्लियर कर सकते हो, ए में ही दे रखा है ए का फोर्थ, बाकी में ए का फोर्थ इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया ताकि मेरे इंग्लिश मीडियम वाले कोई भी विद्यार्थी परेशान नहीं हो, और ये मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि जो पीडीएफ से वापस पढ़ेंगे उन्हें बार बार क्वेश्चन को नोट नहीं करना पड़े, नहीं एक बार वीडियो देखने के पश्चात वापस बार बार वीडियो देखना पड़े। एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र, कोश के बाहर सारा आवेश केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है, इसीलिए KQ बटा R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार लंबे सीधे एक समान रूप से आवेशित तार के कारण हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोड R हो जाएगा, और चादर के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड हो जाएगा। क्लियर है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपके भाई की मेहनत पसंद आए ना तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है। जब तक लास्ट विद्यार्थी का एग्जाम होगा ना तब तक मैं आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, यदि आप पूरा सपोर्ट करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड करूंगा, एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 ओम प्रतिरोध और 5 ओम प्रेरकीय प्रतिघात वाले प्रेरक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि एक जोड़ रखा है प्रतिरोध R और एक जोड़ रखा है प्रेरकीय प्रतिघात, तो एक जोड़ रखा है प्रेरक। अब इस प्रकार प्रेरक वाले श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज लगाया जाता है, तब उनपे अनुप्रयुक्त वोल्टता और धारा के बीच कलांतर आपसे पूछा है। तो ये परिपथ कौन सा हो गया, RL परिपथ। ध्यान रखना RL परिपथ, RL परिपथ में कलांतर tan फाई इक्वल टू क्या होता है XL बटा R। अब XL का मान प्रेरकीय प्रतिघात, XL क्या होता है प्रेरकीय प्रतिघात, कितना दिया है 5 ओम, प्रेरकीय प्रतिघात कितना दिया है 5 ओम बट्टा प्रतिरोध कितना दे रखा है 5 ओम, और 5 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 1, tan फाई बराबर 1 है। इसका मतलब कलांतर फाई का मान कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, tan का मान 1 कहां होता है पाई बाई 4, अरे 45 डिग्री, tan 45 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन और कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, टॉप सॉल्यूशन लगे ना गजब के क्वेश्चन के लिए एक सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना ताकि मेरे को पता चले कि सच में स्टूडेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम भी हो चुके हैं, लेकिन मैं जब तक सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक बिल्कुल एक से बढ़कर एक वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, यदि आप पूरा सपोर्ट करते रहते हो। अब देखिए अब क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन के साथ ही आपको इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए XL प्रेरकीय प्रतिघात, XL बराबर क्या होता है L ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई F। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, जो मैं एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूं तो वो अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। इसके साथ ही XC होता है, XC क्या होता है धारितीय प्रतिघात, XC बराबर क्या हो जाता है 1 अपॉन C ओमेगा, XC बराबर क्या हो जाता है 1 अपॉन C ओमेगा। वही ओमेगा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो 2 पाई आप लिख सकते हो। क्लियर है। यहां तक भी नहीं छोड़ने वाला हूं, यदि मेरे वीडियो पर आए हो तो काफी सारे
कंसेप्ट आप सीख कर जाने वाले हो। ये तो दो फॉर्मूले बताए हैं। अब आप मेरे को बताओगे कि अनुनाद की स्थिति में क्या होता है। तो अनुनाद की स्थिति में अक्सल बराबर क्या हो जाता है, अक्सी हो जाता है। अक्सल बराबर क्या हो जाता है, अक्सी हो जाता है। कहने का मतलब है कि एल ओमेगा बराबर 1/c ओमेगा हो जाता है। अब आपको ओमेगा का मान निकालना हो तो 1/√LC हो जाएगा। इसी प्रकार ओमेगा बराबर 2πf होता है, तो अब आवर्ती का मान निकालना हो तो 1/2π√LC हो जाता है। तो ये फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको पॉइंट बता दूं कि अनुनाद की स्थिति में जेड प्रतिबाधा क्या होती है। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, LCR परिपथ में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर देखिए अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, ये दोनों बराबर होंगे, इसका मतलब है ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा 0 और √R² का मतलब है जेड का मान आ जाएगा R। यानी कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा होती है वो मिनिमम होती है। मैं जैसे कंसेप्ट बोल रहा हूं ना वो आप ध्यान से सुनना है। जो मेरे पास सोर्स है ना उसके अकॉर्डिंग मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है, अधिकतम होती है, क्या होती है। तो अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। यदि प्रतिबाधा न्यूनतम होती है इसका मतलब धारा कितनी होती है, तो अनुनाद की स्थिति में धारा मैक्सिमम होती है। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। कई बार तो स्टार्टिंग के पार्ट से भी पूछ लेता है, एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो वो 0 होता है। ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पहले इसका इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ सकते हो। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाले हैं बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। प्रतिरोध दे रखा था, प्रेरकीय प्रतिघात दे रखा था। अब एल आर श्रेणी क्रम परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर tan phi = अक्सल बटा R हो जाता है। तो एक आ जाएगा जो 45 डिग्री पर मान आया होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है कि शुद्ध धारितीय परिपथ में सबसे आगे क्या होता है, तो शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा π/2 कला आगे होती है, प्रेरकीय परिपथ में वोल्टता π/2 कला आगे होती है। तो इनको भूलना नहीं है, अच्छी तरीके से याद होना है। अरे आपका भाई आपको भूलने भी नहीं देगा, एक से बढ़कर एक कंसेप्ट इतनी बार रिवाइज करवा देगा कि आपको बिल्कुल नींद में भी याद रहेंगे ये कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बिंदु आवेश Q को दूसरे बिंदु आवेश Q से R दूरी पर रखा गया है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो आपको बल और स्थितिज ऊर्जा पूछा है, क्या क्या हो जाएगी। आपको क्या करना है, दूरी को दोगुना करना है, फिर बल और स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो हमने देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे कूलम्ब बल F = K/Q(N)(Q2)/R², यानी बल है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। आपने कहा दूरी को दोगुना करो सर, दूरी को दोगुना करो। जब दूरी को दोगुना करोगे तो 2 का स्क्वायर 4R² हो जाएगा, यानी बल आपका हो जाएगा F/4 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार यदि आपको पूछ ले स्थितिज ऊर्जा U = क्या होता है, K/Q(N)(Q2)/R। अब दूरी को दोगुना करोगे तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, U/2, स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो बल हो जाएगा F/4 और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U/2 यानी आधी। आवेशों के बीच बल 1/4 हो जाएगा, बिल्कुल 1/4 हो रहा है, और स्थितिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए आपका सही नहीं होगा। क्लियर है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्यों एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। पहले इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल। ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज Q। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल देन क्या हो जाएगा, देन द फोर्स बिटवीन द चार्ज becomes 1/4 and the potential energy becomes half। पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाफ हो जाएगी और जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। कूलम्ब के नियम से F समानुपाती 1/R² होता है। दूरी को दोगुना किया तो बल हो गया है F/4 हो जाएगा, F/4 हो गया है। क्लियर है।
और इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा है ये, ध्यान रखना, द्विध्रुवीय के कारण स्थितिज ऊर्जा नहीं है। द्विध्रुवीय के कारण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र के लिए द्विध्रुवीय के कारण स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस का पीई कोस थीटा। इसी प्रकार ध्यान में रखना, द्विध्रुवीय पर बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है? द्विध्रुवीय पर बलागुण का फॉर्मूला टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। पूछ ले द्विध्रुवीय को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर पीई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। क्लियर है? माइनस कोस थीटा टू। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। मैं आपको बार बार रिवाइज करवा दूंगा। एक बार जब क्लास पूरी लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कितने सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे। देखिए, यदि आप पूरा सपोर्ट करोगे तो हम जरूर 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है? तो आप पूरा सपोर्ट करने का प्रयास करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता चल ही गया है कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लिए गए हैं और क्वेश्चन के साथ बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है। जो बच्चे क्लास को पूरा नहीं देखेंगे वो काफी सारे कंसेप्ट मिस कर देंगे, और जो टिके रहेंगे, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को पार करके लास्ट तक पहुंचेंगे, वो इस क्लास से काफी सारी चीजें सीख कर जाएंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे YouTube पर ऐसा टॉप सॉल्यूशन, टॉप क्वेश्चन मेहनत के साथ यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, बिना किसी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई बिल्कुल आपके साथ है, आसानी से क्वेश्चन को फोड़ देंगे। 1.5 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 3 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। इससे 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है और हमें प्रतिरोध दे रखा है, यहां 3 वोल्टेज दे रखा है, विभवांतर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, लेकिन कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। I बराबर क्या होता है? I बराबर Q बटा T। अरे, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब Q बराबर क्या होता है? NE। अरे, आवेश का क्वांटीकरण नियम, Q बराबर NE बटा T। अब देखो, हमें पूछा है इलेक्ट्रॉनों का संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N पूछी है। E का मान दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। 1.6 × 10 की पावर -19। T समय कितना है? समय होता है 1 सेकंड। तो अब देखिए, धारा का मान सबसे पहले हमें पता नहीं है, तो यहां पर प्रतिरोध और वोल्टेज दे रखा है, तो यहां से धारा निकाल लेते हैं। V बराबर IR। I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। V का मतलब है 3 वोल्ट और R का मतलब है 1.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा, भाग लगाओगे तो 2 एम्पियर। धारा का मान आ गया 2 एम्पियर। अब T को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 1 सेकंड 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। E का भाग लगा दो, 1.6 × 10 की पावर -19 का भाग लगा दो, तो 2 बटा 1.6 × 10 की पावर -19 क्लियर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको और सोल्व करते हैं। देखो, यहां पर इसको 10 की पावर -19 से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19 हो जाएगी। पॉइंट हटाओगे तो 20 आ जाएगा, तो 20 में 16 का भाग लगाओगे तो ये 16 तो आना नहीं है, 4.5 भी नहीं आना है। इस प्रकार आ जाएगा 16 एकम 16, तो 1 पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा? 16 बार जाने पर फिर 2 बार जाएगा, तो 1.2 × 10 की पावर 19, इस प्रकार आंसर आएगा। तो 1.25 × 10 की पावर 19, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर of resistance 1.5 ohm. The number of electrons flowing through it in 1 second would be given charge of an electron 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है बिल्कुल। V बराबर IR, ओम का नियम लगाना था। एक यहां पर मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताइए, ये तो ओम के नियम का वृहत रूप होता है, एक ओम के नियम का सूक्ष्म रूप होता है, J इक्वल टू सिग्मा E, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ J धारा घनत्व का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। धारा घनत्व J इक्वल टू I/A होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं,
वो आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं ताकि टॉपिक कवर होता जाए। I बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर एन, फॉर्मूला लगाया तो 1.25 इंटू 10 की पावर 19 आपको प्राप्त हुआ। कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन? यदि मजा आ रहा है ना क्लास में और काफी सारे कंसेप्ट आपको लग रहा है कि सच में हम चैप्टर के आसपास के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, कंसेप्ट काफी सारे कवर हो रहे हैं और आपका रिवीजन हो रहा है, तो एक सब्सक्राइब अपने भाई के सपोर्ट के लिए जरूर करना है। जो विद्यार्थी इस वीडियो को यहां तक देखे हैं ना, जरूर वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, तभी यहां तक आप इस क्लास को देख पा रहे हैं। अदरवाइज तो आप स्टार्टिंग में भी क्लास को स्किप कर सकते हो, लेकिन आपने यहां तक वीडियो को देखा, इसका मतलब जरूर आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा है टॉप क्वेश्चन, टॉप कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आपको जरूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ताकि मेरे को पता चले कौन कौन विद्यार्थी क्लास को कंप्लीट देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन क्वेश्चन है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसानी से फोड़ देंगे। दो समांतर पट्टी का संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफेरेड है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। आपने क्या किया, एक संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच के स्थान पर के बराबर 4 परावैद्युत स्थिरांक वाले पदार्थ से भर दिया और निकाय की समतुल्य धारिता आपसे पूछी है। कहने का मतलब है कि समांतर पट्टी का संधारित्र था जिनमें से 40 माइक्रोफेरेड धारिता इसकी थी और एक की भी 40 माइक्रोफेरेड थी, लेकिन आपने क्या किया, इसमें परावैद्युत पदार्थ भर दिया। कितना? 4 परावैद्युत पदार्थ का माध्यम भर दिया। देखिए, जब भी परावैद्युत पदार्थ भरते हो तो माध्यम में धारिता कितनी हो जाएगी? परावैद्युत पदार्थ भरने पर k गुना धारिता हो जाती है। जैसे आपने 4 परावैद्युत पदार्थ भरा है तो धारिता कितनी हो जाएगी? इस वाले संधारित्र की धारिता देखिए पहले 40 थी तो 4 परावैद्युत पदार्थ भर दिया है तो धारिता कितनी हो गई है? 4 गुना हो जाएगी इसकी, 160 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। तो C2 का मान हो जाएगा 160। दोनों संधारित्रों में नहीं भरी है आपने परावैद्युत पदार्थ, एक ही संधारित्र में भरा है परावैद्युत पदार्थ। अरे परावैद्युत पदार्थ, आप कंफ्यूज मत हो जा करो, मेरे साथ जुड़ोगे ना तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो अभी मेरे पास समय नहीं है, अदरवाइज ये परावैद्युत पदार्थ, जैसे आपने जो कैपेसिटर देखा है ना, फैन का कैपेसिटर, फैन के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है, जो सेल बोलते हो आप, लेकिन वो वास्तव में कैपेसिटर होता है। उस सेल को जब हम, खराब हुआ सेल है, वो जब खोलते हैं ना तो वहां पर उसमें इस प्रकार एक कागज की लेयर सी मिलती है, 2 पट्टिकाएं होती है, उनमें कागज की लेयर होती है। वो किस लिए होती है? वो धारिता बढ़ाने के लिए होती है, वो परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, परावैद्युत पदार्थ वही होता है, वो भरते क्यों है? धारिता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक के बीच में ही भरा है परावैद्युत पदार्थ, इसलिए एक की धारिता कितनी हो जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी 40 है तो 40 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 160 माइक्रोफेरेड। और एक संधारित्र की धारिता आपको पता ही है, पहले वाले की 40 माइक्रोफेरेड थी और अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो 1/C तुल्य बराबर कितना हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर है? श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला 1/C इक्वल टू C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार। समांतर क्रम के लिए C तुल्य बराबर होता है 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट सीधे सीधे जुड़ते हैं और श्रेणी क्रम में 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार जोड़ना होता है। दोनों फॉर्मूले अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसके साथ ही ध्यान में रखना, श्रेणी क्रम में, संधारित्रों के श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर आपको टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। शुरुआत में 2 संधारित्र प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफेरेड थी। पहले संधारित्र तो वैसा ही रखा है 40 माइक्रोफेरेड, लेकिन दूसरे संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रख दी है जिसका मान था 4, तो C2 का मान 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा और पहले का 40 था। अब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 32 माइक्रोफेरेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और इनके लूप से जैसे क्वेश्चन आ जाता ना, इस प्रकार जोड़ रखे होते हैं संधारित्र और इनकी धारिता दे रखी हो और आपको पूछ ले A और B के मध्य बताइए धारिता कितनी होगी, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला लगा देना है। और समांतर क्रम में पूछ ले तो समांतर क्रम में इस प्रकार डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल फोड़ देना है और धर्माराम सर के शेयर नहीं हो तो जरूर फोड़ोगे क्वेश्चन को। और मेरे साथ एक से एक बढ़कर कंसेप्ट आपको क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक और बेहतरीन क्वेश्चन।
पूछा है यूई विद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व है, विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व है, और यूएम है चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व है। तब आपको अनुपात पूछा है, तो ध्यान रखना यूई और यूएम यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व है, ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। तो 1 से बड़ा नहीं होता है, 1 से छोटा भी नहीं होता है, 1 के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हो 1 के बराबर होता है, या रेशियो दे रखा होता है तो 1:1 हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ध्यान रखना ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। इसके साथ ही मैं पॉइंट बता देता हूं आपको, कई बार ये इस प्रकार डायरेक्ट नहीं पूछकर इनका फॉर्मूला पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा घनत्व यूई विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व है और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व का अलग अलग फॉर्मूला पूछ लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व होता है B²/2 म्यू नोड। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। अब ये बराबर होते कैसे हैं, तो जब इनको सोल्व करते हो फॉर्मूले में मान रखकर समीकरणों को सोल्व करते हो तब आपको अनुपात 1:1 प्राप्त होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना संधारित्र का क्वेश्चन आता है और संधारित्र में संचित ऊर्जा का कई बार फॉर्मूला पूछ लेता है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं फॉर्मूले बता देता हूँ। पूछ ले संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए फॉर्मूला पूछ ले या छोटा न्यूमेरिकल पूछ ले, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 CV² बराबर 1/2 Q²/C 1/2 QV। तो ये ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा के फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। U = 1/2 CV², 1/2 Q²/C, या फिर डायरेक्ट Q²/2C भी लिख सकते हो, 1/2 QV। संधारित्र में संचित ऊर्जा के फॉर्मूले मैंने यहाँ पर बता दिए, क्वेश्चन आए तो क्लियर कर लोगे। कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन और टॉप सॉल्यूशन लगे ना, तो एक सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, आपका सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दिए गए पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता काई का मान -0.5 है, चुंबकीय पदार्थ की पहचान करें कि यह कैसा चुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए मैंने आपको बता रखा है चुंबकीय पारगम्यता काई ऋणात्मक होती है, अल्प ऋणात्मक होती है। तो कौन सा पदार्थ होता है, अल्प ऋणात्मक होती है। तो आपको ध्यान में रखना है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए अल्प धनात्मक, काई का मान अल्प धनात्मक। लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान ग्रेटर देन होता है 1। ध्यान रखना प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय जो प्रवृत्ति है ना, काई का मान वो ऋणात्मक और अल्प होता है, 0 से कम होता है काई का मान। क्लियर है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, और इनके एग्जाम्पल भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। लोह चुंबकीय जैसे फेरस होता है, इस प्रकार। यह आपको इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। देखिए इस सॉल्यूशन को टाइप करने में काफ़ी मेहनत लग जाती है, इसीलिए मैं आपको कुछ देरी से वीडियो प्रोवाइड करना पाता हूँ। चाहता तो ऐसे हूँ कि दिन में 2-2 वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन इतनी बड़ी जब 50-55 पेज की PDF तैयार करता हूँ तब मेरे को समय लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता हमेशा ऋणात्मक यानी काई का मान -1 और 0 से बहुत ही कम और अल्प होता है। ध्यान रखना 0 से अधिक नहीं होता है, ऋणात्मक है, इसीलिए यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि किस राशि में अपचाई परिणामित्र, अरे परिणामित्र नाम ऐसे हिंदी में पढ़कर कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होते हो तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो। देखो ट्रांसफॉर्मर को ही कहते हैं ये परिणामित्र, क्वांटिटी इन इंक्रीज इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर को ही कहते हैं परिणामित्र। पहले तो मेरे को आपको बताइए कि ट्रांसफॉर्मर है वो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ट्रांसफॉर्मर है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ध्यान रखना ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये पॉइंट भी आपको
ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रांसफॉर्मर में वृद्धि होती है, वो कौन सा है? अपचाई ट्रांसफॉर्मर की बात की जा रही है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में धारा की वृद्धि होती है, उच्चाई में वोल्टता की वृद्धि होती है। तो ये अपचाई ट्रांसफॉर्मर है, इसीलिए धारा की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है, अपचाई का मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज के मान को कम करता है। और चूंकि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में शक्ति नियत रहती है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। वीपी यानी कि प्राइमरी कोयल में वोल्टता, और वीएस का मतलब सेकेंडरी कोयल की वोल्टता, और आईएस का मतलब क्या होता है? आईएस का मतलब होता है सेकेंडरी कोयल में धारा, और आईपी का मतलब क्या हो जाता है? प्राइमरी कोयल में धारा का मान। तो ये इस प्रकार फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरीके से पता हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार 3 मान देकर एक वैल्यू पूछता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा हो जाएगा। तो आपको जरूर पूरा सपोर्ट करना है, मजे ले लो इन क्वेश्चंस के, एक से बढ़कर। यदि आप पूरा वीडियो देखोगे, प्यारे कमेंट देखूंगा, तो मेरे को पता चल जाता है कि सच में स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। और सच में जो लास्ट तक देखेंगे वो काफी कुछ इस क्लास से सीख कर भी जाएंगे। इसमें एक को दो से आपको एक सूची को दूसरे सूची से मिलान करना है। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे उपयोग क्या होता है? रडार में। कई बार तो क्या पूछता है, ये जो तरंगे हैं उनके स्रोत पूछ लेता है। कई बार क्या पूछ लेता है आपको? कई बार इनके स्रोत पूछ लेता है, तो वो भी मैंने अच्छी तरीके से आपको करवा रखे हैं। कई बार आपको आवर्ती का क्रम पूछ लेता है, कई बार आवर्ती का क्रम पूछ लेता है, कई बार तरंग दैर्ध्य का बढ़ता घटता क्रम पूछ लेता है, कई बार इनके उपयोग पूछ लेते हैं। बस इन्हीं 4 में से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिल जाएगा। सूक्ष्म तरंगे हैं, इनका उपयोग रडार में प्रयुक्त होता है। पराबैंगनी तरंगे, ध्यान रखना, जल शोधन में पराबैंगनी किरणों का। अक्स किरणें इनका चिकित्सा के क्षेत्र में। अवरक्त किरणें रात्रि में यूज होती है, रात्रि दृष्टि में। क्लियर है? तो ये आपको उपयोग भी ध्यान में रखना है और इनके स्रोत भी ध्यान में रखना है। ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से कि जैसे सूक्ष्म तरंगे हैं उनको माइक्रोवेव्स, और जो इनका स्रोत है ना कि वो मैग्नेट्रॉन के द्वारा कौन सी तरंगों को उत्पन्न किया जाता है, वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बार बार मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है आपके सुविधा के लिए। सूक्ष्म तरंगे रडार में, पराबैंगनी तरंगे जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है उसमें, जल शोधन में, अक्स किरणों का चिकित्सा के क्षेत्र में, और अवरक्त किरणों का कोहरे या रात में देखने के लिए रात्रि दृष्टि के उपकरणों में। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ी सी मैं सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं। यदि किसी भी विद्यार्थी को ऐसे लगे ना कि सर कोई भी क्वेश्चन में तो ज्यादा स्पीड से बता दिया है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मुझे कम समय में अधिक कंसेप्ट आपको कवर करवाने हैं, इसीलिए मैं थोड़ी सी मेरी स्पीड तेज रख रहा हूं। तो जिन भी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख सकते हो। और यदि क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आ रही है और सुपर फास्ट रिवीजन ही आपको करना है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके और अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुप्स में और हर एक विद्यार्थी को शेयर कर देना है, ताकि हर एक विद्यार्थी को इस क्लास का फायदा मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, धारावाही तार देश उत्पन्न करता है। तो धारावाही चालक तार है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने ओरस्टेड के प्रयोग से पढ़ रखा है। ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ओनली। आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है कि एक धारावाही चालक में इलेक्ट्रॉन्स गतिमान होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर तार पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, वह विद्युत से उदासीन होता है। स्थिर उदासीनता के कारण तार के बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। गतिमान आवेशों के कारण ओरस्टेड के नियमानुसार उसके चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अरे पढ़ा था ना हमने, जब भी वायर में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारावाही चालक में इसके सेकेंडरी वर्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और क्रॉस लगाते इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। डॉट लगाते इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है। इसी प्रकार इस वायर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यह भी कई बार पूछ लेता है। इसके चारों ओर सेकेंडरी वर्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन इस वायर पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन?
यदि टॉप क्वेश्चन लगे ना तो एक सब्सक्राइब आपको जरूर करना है, अपने भाई को पूरा सपोर्ट करना है। देखिए इसके साथ ही आपको कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसमें पूछ लेता है कई बार, जैसे गतिमान आवेश और चुंबकत्व में पूछ लेता है कि जब भी इसी टाइप्स के फॉर्मूले पूछ ले, क्यू आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है तब उस पर लगने वाला बल का फॉर्मूला, तो आप इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है जब भी क्यू आवेश v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर थीटा अलग अलग हो सकता है, जैसे आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, थीटा 0 डिग्री रख लेना, बल 0 हो जाएगा, और बल 0 हो जाएगा तब पथ कैसा होगा, सरल रेखा, तब होगा सरल रेखा। इसी प्रकार आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि जब भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक छड़ बिल्कुल रखी हुई है तब उस पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। इनकी बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो ये पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहे हूँ तो ये आपको ध्यान में रखने हैं डायरेक्ट, कि जब भी धारावाही चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तब बल ये का फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आवेश क्यू आवेश v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो काफी सारे फॉर्मूलेज में आपको कंसेप्ट के तौर पर बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विवर्तन का अवलोकन करने के लिए अवरोध का आकार क्या होना चाहिए। देखिए विवर्तन का अवलोकन करने के लिए अवरोध का आकार है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि के समान होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य के समान कोटि का होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। विवर्तन के अवलोकन के लिए अवरोधक का आकार कैसा होना चाहिए, तो तरंग दैर्घ्य के समान कोटि का होना चाहिए। पॉइंट ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ये इंग्लिश में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है कि विवर्तन प्रकाश या किसी भी तरंग का किनारों से मुड़ना। विवर्तन होता क्या है, प्रकाश या किसी तरंग का किनारों से मुड़ना विवर्तन होता है। का स्पष्ट प्रकाश प्रभाव तभी दिखाई देता है जब प्रकाश के मार्ग में आने वाले अवरोधक या स्लिट का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का लगभग बराबर होना चाहिए। क्लियर है। यदि अवरोधक बहुत बड़ा होगा तो प्रकाश सीधा निकल जाएगा और विवर्तन का पता नहीं चलेगा। अरे अवरोधक जब बहुत बड़ा होगा तो प्रकाश सीधा ही निकल जाएगा ना, इसीलिए अवरोधक का आकार है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। क्लियर है। कैसे लग रहे हैं ये क्वेश्चन, ये यदि जबरदस्त क्वेश्चन टॉप सॉल्यूशन लगे ना तो एक सब्सक्राइब आपको जरूर करना है अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा से पहली कक्षा में आ जाता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, और जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ जाता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले दो केस ले लेंगे। फर्स्ट केस में हम फॉर्मूला जानते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर कोष्टक 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड का मान हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 ले लेते हैं, इसीलिए 1/λ इक्वल टू आर कोष्टक 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। स्थिति फर्स्ट में दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में, यानी कि n2 का मान तो 2 हो जाएगा, n1 का मान कौन सी कक्षा में आ रहा है, पहली कक्षा में। तो स्थिति 1 में 1/λ बराबर हमने r कोष्टक 1/n1 के स्थान पर रख दिया 1, n2 के स्थान पर रख दिया है 2, तो लैम्डा का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार स्थिति सेकंड में तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में, कौन सी कक्षा में रहा है, पहली कक्षा में, इसका मतलब n1 का मान तो 1 ही होगा, लेकिन किस कक्षा से, तीसरी कक्षा से, n2 का मान 3 हो जाएगा। तो ये जब फॉर्मूले में मान रखते हो तो आपको समीकरण 2 प्राप्त हो गया लैम्डा डैश का। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का आपको डायरेक्ट भाग लगा देना है। जैसे ही समीकरण 2 में 1 का भाग लगाओगे तो लैम्डा डैश का मान हो जाएगा 27/32 लैम्डा। क्लियर है। तो 27/32 लैम्डा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसी लगी ये पीडीएफ, यदि आपको ये क्वेश्चन और यदि मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस 50 पीडीएफ की
50 पेजों की पीडीएफ को तैयार करने में मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि आपने सोच लिया ना कि सर को पूरा सपोर्ट करना है, तब मैं कहता हूं 1K सब्सक्राइबर बिल्कुल आसानी से पॉसिबल है। हर एक विद्यार्थी एक एक सब्सक्राइब करेगा, तुरंत हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। और मैं आपको हर एक वीडियो नेक्स्ट लेवल का टॉप कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और एक से बढ़कर एक एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को प्रोवाइड करूंगा। यदि इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो आप जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें और पूरा वीडियो देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू।